Hello students, in this video of class 12th economics, we will be discussing the chapter 6 new economic policy. Under this chapter we will discuss the topics. First, we will start this video with a quotation. We don't grow when things are easy. We grow when we face challenges. हम ग्रो तभी करते हैं हमारी लाइफ में, नई चीज़ें तभी सीखते हैं जब हम नए नए चैलेंजेस फेस करते हैं। इस वीडियो में हम क्या समझेंगे? ग्लोबलाइजेशन, पॉलिसी स्ट्रैटेजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड अप्रेजल ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज़। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है इकोनॉमी को किसी भी कंट्री की विद द इकोनॉमीज़ ऑफ अदर कंट्रीज़। हमारी कंट्री की इकोनॉमी को मिलाना या इंटीग्रेट करना दूसरी कंट्री की इकोनॉमीज से, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। इंटीग्रेट करना मतलब फ्री फ्लो हो सके ट्रेड का और कैपिटल का अक्रॉस बॉर्डर्स। तो ग्लोबलाइजेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अलग अलग कंट्रीज़ में हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड बढ़े, दूसरी कंट्रीज़ हमारी कंट्री में कैपिटल इन्वेस्ट करें, हम दूसरी कंट्रीज़ में कैपिटल इन्वेस्ट करें, वही मीनिंग होता है ग्लोबलाइजेशन का। कोई रेस्ट्रिक्शंस न हो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो हो गुड्स एंड सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, एक्सपर्टीज़ का, इंडिया से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ईजिली कैपिटल फ्लो हो सके, टेक्नोलॉजी फ्लो हो सके। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन इन फैक्ट इज द आउटकम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के कारण ही ग्लोबलाइजेशन आया है। एट द इंटरनेशनल लेवल, it is a process of bringing the world economies economically and socially closer to each other in a manner such that each country becomes an element of global growth. सभी कंट्रीज़ का ग्रोथ हो ग्लोबली और मिलाना सभी कंट्री को इकोनॉमिकली, मतलब फाइनेंशियली भी और सोशली भी। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने, वो कॉन्सेप्ट है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है? तो आउटसोर्सिंग क्या है? एक आउटकम है ग्लोबलाइजेशन का। ये एक सिस्टम है जिसमें कोई भी बिज़नेस अपना कम इम्पॉर्टेंट काम किसी और को दे देता है करने के लिए। जैसे जो भी हमारी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो अपना कम इम्पॉर्टेंट काम किसी और कंट्री को दे सकती है करने के लिए। ओके, जैसे कि इंडिया में आपने देखा होगा बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं। एक्चुअली में वो कॉल सेंटर्स फॉरेन कंट्री की किसी कंपनी के लिए एज अ कस्टमर केयर सर्विसेज ऑफ़र करते हैं और उसके रिटर्न में फॉरेन कंट्रीज से जो भी मनी होता है हमारी कंट्री को मिलता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ हमारी कंट्री के वर्क करते हैं उन कॉल सेंटर्स में। ओके, तो आउटसोर्सिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज, मतलब कोई बिज़नेस सर्विसेज को हायर करना। ठीक है, हमारे बिज़नेस की कोई एक एक्टिविटी किसी और से करवाना, किसी दूसरी कंट्री की कंपनी से हमारी बिज़नेस की कोई एक्टिविटी को करवाना। ओके, अब ये सर्विसेज कौन सी हो सकती है? कॉल सेंटर्स की, ट्रांसक्रिप्शन की, क्लिनिकल एडवाइस की, टीचिंग की, कोचिंग की और इस तरह की। अब इंडिया एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है आउटसोर्सिंग का, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का, ऑल्सो कॉल्ड कॉल सेंटर्स। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इंडिया में ईजिली चीप लेबर मिल जाता है, कम वेज रेट पर, और स्किल्ड वर्कर्स मिल जाते हैं। इसी के कारण हम एक रिवोल्यूशनरी ग्रोथ देखते हैं आईटी इंडस्ट्री में भी इंडिया के अंदर। तो ये है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कि जिसे हम कॉल सेंटर्स का एग्जाम्पल, कॉल सेंटर्स को कहते हैं। और आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? ये एक सिस्टम है हायर करना बिजनेस सर्विसेज को फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि दूसरी कंट्री में हमारा कम इम्पॉर्टेंट काम दूसरी कंट्री की कोई कंपनी को दे देना, ये होता है आउटसोर्सिंग। तो ये ग्लोबलाइजेशन में आउटसोर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब नेक्स्ट
जो टॉपिक है वो है पॉलिसी स्ट्रैटेजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब कौन सी पॉलिसी और स्ट्रैटेजीज हम अपना रहे हैं जिससे ग्लोबलाइजेशन बढ़े हमारी इंडिया की इकोनॉमी का। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज्ड इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया का वो बढ़ा दिया गया है 40% से, पहले 40% था और अब कितना हो गया है 51 से 100% तक फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ सकता है इंडिया में। 47 प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर 100% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है, यानी फॉरेन कंट्रीज़ इन्वेस्ट कर सकती है हमारी इंडिया की कंपनीज़ में, यानी हमारी इंडिया की कंपनीज़ को पूरा डायरेक्टली फॉरेन कंट्रीज़ परचेज भी कर सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो पेपर वर्क है वो भी बहुत कम हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। फिर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, वो लगा दिया गया है, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। नेक्स्ट, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। जो ग्लोबलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने क्या करा है, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी कर दिया, इंडियन रुपी को अलाउ कर दिया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, पेमेंट करने के लिए इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंसेस, और अगर किसी फैमिली के एक्सपेंसेस के लिए रेमिटेंसेस, यानी कि अगर हमारा कोई फैमिली मेम्बर इंडिया में रह रहा है और हम बाहर जाकर कोई जॉब कर रहे हैं तो हम इजीली पैसा भेज सकते हैं हमारी फैमिली मेम्बर्स को। इट इज़ कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी बिकॉज इट डज़ नॉट कवर कैपिटल ट्रांजैक्शंस। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट द मार्केट प्राइस। अब हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं फॉरेन करेंसी को, फॉरेन ट्रांजैक्शंस को, किस पर, मार्केट प्राइस पर। तो इसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। इन conformity with economic reforms, foreign trade policy is enforced for longer duration, nearly 5 years, implying that it is a liberal policy। मतलब जो भी हमारी नई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, जो हमारी नई इकोनॉमिक पॉलिसी है वो 5 साल तक ऐसी ही रहेगी, और इस पॉलिसी के अंदर कोई रुकावट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है फॉरेन ट्रेड के ऊपर। मतलब आसानी से आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स बेच सकते हो, सर्विसेज बेच सकते हो, आसानी से ट्रेड कर सकते हो। जो बैरियर्स थे स्पेसिफिक गुड्स पर, रुकावट थी ट्रेड पर, वो सब क्या हो गई, ख़त्म हो गया। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट क्या, रिडक्शन इन टैरिफ्स। टैरिफ्स मतलब टैक्सेस या ड्यूटीज़ जो लगाई जाती थी, इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाती है। कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, इनकरेज करने के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस को, टैरिफ बैरियर्स भी विड्रॉ कर लिए गए, टैरिफ बैरियर्स भी हटा लिए गए हैं जिससे आसानी से ट्रेड हो सके गुड्स का इंडिया से रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, यानी टैरिफ्स को भी रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, और टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया गया है। नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। 2001 से जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस का मतलब हम फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स की केवल 500 यूनिट्स ही इंपोर्ट कर सकते हैं। ये क्या है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, उसे हमने अब विड्रॉ कर दिया गया है। दिस इज़ इन कन्फर्म विथ इंडियाज़ कमिटमेंट टू दी WTO के कमिट करा है इंडिया ने, इसलिए इंडिया ने क्या करा, ये जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस है कि इतने यूनिट से हम इंपोर्ट कर सकते हैं किसी गुड्स के या किसी भी चीज़ के, वो अब हट चुका है। तो यहाँ पर जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं उसमें क्या है, टैरिफ या फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स का मतलब क्या होता है, वो रुकावट जो इंपोर्ट पर की जाती है, कैसे, उस पर ज़्यादा ड्यूटी लगाकर, ज़्यादा टैक्स लगाकर। नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब कोटा बैरियर्स, कि इतनी क्वांटिटी ही हम अंदर आने देंगे इंडिया में, इससे ज़्यादा क्वांटिटी को हम इंपोर्ट नहीं होने देंगे इंडिया में। इम्प्लाइंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स और रेस्ट्रिक्शंस ऑन द क्वांटम ऑफ इंपोर्ट्स। नेक्स्ट है बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स रेफर टू ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफ वन कंट्री विद दी अदर। मतलब अगर हम एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही तो वो क्या होगा, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। और दीज आर ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन 2 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है 2 कंट्रीज़ का, वो होता है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, वो ट्रेड एग्रीमेंट जो एक कंट्री का होता है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ। दीज आर ट्रेड एग्रीमेंट्स अमंग मैनी कंट्रीज़। मैनी कंट्रीज़ का जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है वो मल्टीलैटरल होता है,
और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? वो ट्रेड एग्रीमेंट जो एक कंट्री का होता है केवल दूसरी कंट्री के साथ। दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो बायलैटरल कहलाता है। और अगर एक कंट्री का ट्रेड बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ है तो वो क्या होगा? मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। अब हम WTO के बारे में समझेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबलाइजेशन में, किसकी? वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के। यही प्रमोट करता है फ्री ट्रेड, किस में? इंटरनेशनल मार्केट पर। क्या रिड्यूस करके? टैरिफ बैरियर्स को ये कम करता है और ये रिमूव करता है नॉन टैरिफ बैरियर्स को। टैरिफ बैरियर्स मतलब गुड्स के इंपोर्ट पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, जो भी टैक्सेस लगाए जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ के द्वारा, उसे रिड्यूस करता है WTO। और जो हमारे कोटा रेस्ट्रिक्शंस है, क्वांटिटेटिव बैरियर्स हैं, इतनी ही क्वांटिटी हम कंट्री में इंपोर्ट करेंगे, उसको भी क्या करने की कोशिश करता है? रिमूव करता है नॉन टैरिफ बैरियर्स को। ये फोकस करता है कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट और फ्रीली एक्सेस हो मार्केट का अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या फैसिलिटेट करता है? बायलैटरल एज वेल एज मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। ओके, आपको समझ में आ गया WTO का फंक्शन क्या है। अब इम्पैक्ट क्या है WTO का इंडियन इकोनॉमी पे? तो फॉलोइंग आर द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ WTO। ये जो फॉलोइंग है ये बेनिफिट्स हैं WTO के। सबसे पहला क्या है? It is expected that WTO will offer greater export opportunities to the Indian economy। हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए देगा WTO कि हम एक्सपोर्ट कर पाएँ, ठीक है, और हमारा जो शेयर है इंटरनेशनल ट्रेड का वो बढ़ेगा फ्यूचर में। अंडर मल्टी फाइबर अरेंजमेंट्स आर टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट ट्रेड वॉज सब्जेक्ट टू कोटा रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ पर जो हमारे टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट ट्रेड था उस पर क्या लगाए थे? कोटा रेस्ट्रिक्शंस, कि इससे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो एज पर प्रोविजंस ऑफ WTO, जब WTO के प्रोविजंस है, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस को अब हटा दिया गया है। इस चीज़ ने हेल्प करा है इंडिया को इंक्रीज़ करने में उसका एक्सपोर्ट गारमेंट्स में और टेक्सटाइल्स में। और जो हमारा टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट है वो कहाँ पर होता है? पर्टिकुलरली अमेरिका में होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, और वो बढ़ा है WTO के बाद से। उस WTO के कारण प्रमोशन हुआ है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट हुई है। ड्यू टू एग्रीड रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स एंड रिडक्शन इन सब्सिडीज टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स इन डेवलप्ड कंट्रीज, prices of these goods are expected to rise in international market. Accordingly, India's exports of agricultural products are expected to rise. इंडिया का जो एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का वो भी क्या हुआ है? बढ़ा है। किसके कारण? क्योंकि रिडक्शन हो गया ट्रेड बैरियर्स का। जो सब्सिडीज़ जाती है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को एग्रीकल्चरल गुड्स के डेवलप्ड कंट्रीज़ में, उसे कम किया गया WTO के द्वारा। उसके कारण इंडिया का जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है वो क्या हुआ है? बढ़ा है। With greater stability of the international trading system through WTO, India is expecting a marked decline in dumping as a strategy adopted by the developed nations to exploit markets of the less developed countries. अभी जो स्टेबिलिटी आई है, समानता आई है इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम में WTO के कारण, तो इंडिया क्या उम्मीद करता है कि कम होगा। क्या हो? डंपिंग स्ट्रैटेजी adopted by developed nations to exploit the markets of less developed countries. With greater stability of international trading system through WTO, India is expecting a marked decline in dumping as a strategy adopted by developed nations. जो डंपिंग की स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड की जाती है डेवलप्ड नेशंस के द्वारा, उसके थ्रू जो इंडिया के लिए जो ये एक डिसएडवांटेज हो रहा था उसे भी WTO के द्वारा थोड़ा हटाया गया है, रिड्यूस किया गया है। अब डंपिंग का मतलब क्या होता है? बल्क सेल, मतलब लार्ज क्वांटिटी में सेल करना गुड्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज इन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज एट कॉम्पिटिटिव रेट्स. इट discourages domestic investment and consequently the growth of domestic industry of these countries. डंपिंग का मतलब क्या होता है? जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सस्ते दामों में किसी भी डेवलपिंग कंट्री में
या फिर लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में अपने गुड्स सेल करती है, जिससे हमारी इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो सके या हमारी इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री अच्छे से परफॉर्म न कर सके। तो जो WTO है उसने इस स्ट्रैटेजी को जो अडॉप्ट किया जाता था एक्सप्लॉइट करने के लिए मार्केट्स को, उसे भी अडॉप्ट करवाना बंद करवाया है। बट इट मस्ट बी नोटेड विद द एम्फेसिस दैट WTO एग्रीमेंट इज ऑफरिंग ओनली अ असिमेट्रिक ट्रीटमेंट, मतलब कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं, एक जैसा व्यवहार नहीं है, ठीक है। समथिंग विच इज़ नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड टू कैपिटल मार्केट एंड लेबर मार्केट। WTO एडवोकेट करता है फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस डिफरेंट नेशंस, आसानी से कैपिटल मूव कर सके, आसानी से लेबर मूव कर सके। विद बोथ लेबर एंड कैपिटल आर कमोडिटीज़ ऑफ द फैक्टर ऑफ पेमेंट। फ्री फ्लो हो कैपिटल का तो क्या होगा, कमर्शियल इंटरेस्ट बढ़ेगा MNCs का डेवलप्ड नेशंस में, वो दे कैन एक्सप्लॉइट मार्केट्स इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। लेकिन अगर फ्री फ्लो होगा लेबर का, विच वुड हैव फॉस्टर्ड द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ low developed countries like India, is not encouraged by WTO. Accordingly, Indian labor does not find free access to the lucrative factor market in developed countries. Developed countries में इंडिया के लेबर को इतना अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। ओके, ल्यूक्रेटिव फैक्टर मार्केट रेफर्स टू मार्केट ऑफरिंग हाई वेज रेट, मतलब इंडिया के लेबर्स को फॉरेन मार्केट में ज़्यादा वेज रेट ऑफर नहीं किए जाते हैं। तो ये जो WTO के एग्रीमेंट के ऑफरिंग्स है वो क्या है, असिमेट्रिक है, मतलब एक जैसी फैसिलिटी सभी कंट्रीज़ को नहीं मिल पाती हैं। नेक्स्ट, 2 पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर्स रेफर टू दो सेट ऑफ मेजर्स विच अफेक्ट द इंटायर इकोनॉमी। ये पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं और ये परवेसिव होते हैं नेचर में, सब पर इफ़ेक्ट करते हैं, ये सभी सेक्टर्स पर अफेक्ट करते हैं। दीज मेजर्स इंक्लूड रिव्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, ये सभी सेक्टर्स पर अफेक्ट करते हैं। द फोकस ऑफ दीज मेजर्स, जो फोकस है इन मेजर्स का वो क्या है, टू कोप करना क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस रिलेटिंग टू एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मैनेज द कंट्रीज dwindling बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस, पर्टिकुलरली इट्स एबिलिटी टू रीपे द लोन्स टेकन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये जो फिजिकल पॉलिसी है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसीज़, ये गवर्नमेंट क्यों लेकर आती है, जिससे हम हमारी कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन को मैनेज कर सकें, हमने जो भी लोन्स लिए हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो रीपे कर सकें। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स सभी सेक्टर्स पर इक्वली अफेक्ट करते हैं, सभी सेक्टर्स को इक्वली इफेक्ट करते हैं, परवेसिव होते हैं नेचर पे, सभी सेक्टर को अफेक्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट मतलब वो मेजर्स जो गवर्नमेंट की तरह लिए जाते हैं जो फोकस करते हैं ऑन स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी एंड विच हैज़ स्पेसिफिक बियरिंग ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। मतलब एक सेक्टर पे ज़्यादा फोकस होता है, जिसका एक ही सेक्टर को जो अफेक्ट करता है, जैसे उसे क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। एक ही सेक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी केवल इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करेगी, ट्रेड पॉलिसी ट्रेड को अफेक्ट करेगी, पब्लिक सेक्टर पॉलिसी पब्लिक सेक्टर को अफेक्ट करेगी, प्राइस पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी। It may be noted that while macroeconomic stabilizers are short-term measures to correct overall imbalance in the system, macroeconomic stabilizers क्या होते हैं, थोड़े समय के लिए imbalance को ठीक करते हैं, और जो माइक्रोइकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है वो लंबे समय के लिए इम्प्रूव करते हैं हमारी एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को डिफरेंट सेक्टर्स में। First generation reforms and second generation reforms, distinction is sometimes drawn between first generation reforms and second generation reforms. First generation reforms are those which do not require any legislative action. यहाँ पर legislative action की ज़रूरत नहीं पड़ती है. These reforms can be carried out simply through executive and administrative machinery of the government. Executive और administrative machinery ही इसे कर लेती है मैनेज. Second generation reforms ये रिक्वायर करते लेजिस्लेटिव एक्शन। ये जो रिफॉर्म्स होते हैं ये कैरी किए जाते हैं थ्रू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव सेटअप ऑफ द गवर्नमेंट। अकॉर्डिंगली सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स आर ऑफन डिलेड। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स क्या हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। आई होप दैट
through this video you understood the policy strategies promoting globalization of Indian economy and about the World Trade Organization. In the upcoming video we will discuss about the appraisal of LPG policies. Thank you.